आपको कहीं ऐसा नहीं लगा? एक देखिए, भारतीय परंपरा के अंदर पुरुषवादी सोच है और ये सोसाइटी भी हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी है जी। जब आप इस तरीके से महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि पुरुष उससे खफा हो रहे हैं या पुरुष नाराज़ हैं या ये भड़काने का काम उनको कर रही है या हमारे घर के अंदर बहुत मुश्किलें पैदा कर देगी? ये हमारे यहाँ आज भी ग्रामीण अंचल में यह है कि महिला का देरी पार करके जाना, काम करना अब भी कई गाँव में है, काफ़ी मुश्किल भरा। आपने देखा भी होगा, पंच सरपंच बन तो जाती है लेकिन घूंघट पूरा होता है। और फिर एक उपाधि और चलती है गांव में कि सरपंच पति, पंचपति, प्रधानपति। तो ये पतियों की एक और कौम तैयार हो गई। हाँ। तो इस में जो फेस किया आपने, उसमें क्या था ऐसा? सर मैं एक बात कहूँ, प्रधानपति, सरपंच पति और जो ये सब पति हैं, इनको आप सबसे पहले ये बताइए कि किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिला और महिला सीट थी तो वो पति बनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक औरत भी है जो अपनी इमेज, अपनी पहचान उसको साधारण से सौंपना चाहती है। अदरवाइज अगर वो टैलेंटेड है और वो काम करना चाहती होती तो उसका पति वहां आता ही नहीं और किसी के पति के साथ नाम नहीं जुड़ता। जरूरी नहीं कि सरपंच का पति ऑफिस में आए, इतना टाइम उसके पास हो या वो कुछ काम करता हो तो वो सरपंच पति क्यों बनेगा। मतलब आप मानिए कि सरपंच पति बनने का मतलब ये कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है। अदरवाइज अगर किसी का पति टीचर है या किसी का पति कोई परचूने की दुकान चलाता है, काम की बात करते हैं या कुछ और करता है, तो पति बनना ही क्यों चाहेगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है। मैं इसमें जेंडर इक्वलिटी की गहराइयों में जाते वक्त मैं कहूँगी कि आप खुद अपनी स्वेच्छा से पहचान सौंप रहे हैं। यानी आप ये कह रही हैं ना मोना जी की सबसे बड़ी चीज, उन पतियों ने स्वीकार कर लिया सरपंच पति, प्रधानपति बनना है हमें। वो चाहते हैं, स्वीकार नहीं किया सर, वो चाहते हैं कि मैं सरपंच पति हूँ। मतलब आप तो पति की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया के लिए है पोस्ट, सरपंच पति, प्रधानपति। वहां तो वो सरपंच है और प्रधान है। कई बार हमें कुछ महीनों के बाद क्लियर हुआ कि प्रधान औरत है, आदमी नहीं। ये हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि वहां जब हम प्रधान कार्यालय जाते थे तो उनके पति बैठे होते थे, तो इस तरफ हमारा रुझान गया नहीं कि वहां कोई महिला थी। बाद में पता चला कि महिला प्रधान है और कुछ, तो वहां उतनी उससे दबंगाई से अगर वो बैठा है तो किसी ने तो उसे पहचान सौंपी है और कोई तो स्वीकार कर ही रहा है। तो इसके लिए सारा दोष औरत को तो नहीं है। अभी आप क्या मानते हैं कि अभी इस पूरे मामले में कितने % महिलाओं को अभी सफलता मिली है? क्योंकि जहाँ तक देखते हैं हम, हमें भी बहुत जगह जाने का मौका मिलता है। आज भी पंचायत कार्यालय हो या दूसरा कार्यालय हो, उसमें आज भी घूंघट होता है और घूंघट भी नहीं है तो वो पति महोदय ही मोहर लगाते हैं सारी। सर उनको ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी समझदार नहीं है या उनके फायदे की बात नहीं करेगी, लेकिन मैंने इसमें बदलाव होते भी देखा है। मैं हमारे दर्शकों को एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूँगी, नाम ना कोट करते हुए। एक महिला थी जो सरपंच बनी और 1 साल तक वो घूंघट में थी, पीछे पीछे थी। ससुर जी आते थे, पति आते थे, बच्चे भी आते थे और उन्हें एहसास कराया गया कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता इसलिए हम यहाँ पे हैं। एहसास किया उसको घर में कि दहलीज से तुम सिर्फ चुनाव लड़वाने के लिए किसी को निकालेंगे, तो वो आज़ादी तो आपने थोड़ी सी दे दी, बाकी उसकी आज़ादी को सिकोड़ दिया कि हम करेंगे सारे काम। धीरे धीरे 1 साल के बाद महिला को समझ में आया कि मेरा तो काम ही कुछ नहीं है, बल्कि मेरी तो इससे इमेज खराब हो रही है कि मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ, इधर आ, और उससे कुछ भी बोला जा रहा है, इस पे साइन कर या कुछ भी कर। वो पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन तो उसने 1 साल के बाद हर चीज को अपने अंडर में ले लिया। पति देने को तैयार नहीं था तो उसने उच्च लेवल पे शिकायत कर दी कि साहब मेरे जो पति हैं वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस करते हैं। तो उनको सरकार ने समझाया कि भाई आपके वाइफ हैं और वो चाहती हैं तो उनको पूरी आज़ादी दीजिए। तो एक जो सामाजिकता से उनको समझ में आया तो उन्होंने देना पड़ा। तो वहां पे आप जब जेंडर इक्विटी का आपने सवाल किया, जेंडर समानता का, तो मैं उसमें बिना बायस जो एक बात कहती हूँ कि हम समानता है नहीं, हमने पुरुष को ये अधिकार दे दिया है कि तुम हमें कमतर समझो। यहाँ पे सरपंच ने वो अधिकार नहीं दिया तो उसने अधिकार पा लिए। 4 साल उसने सरपंच की तरह बिताए। निश्चित रूप से बात में बहुत इसी गहराई से देखें आप और उसको सोचने की कोशिश करें। अधिकार के बारे में हमेशा कहा गया है कि अधिकार किसी से भी लेना हो, प्यार से मिल जाए, मोहब्बत से मिल जाए, आपसी सामंजस्य से मिल जाए, थोड़ा झुक कर मिल जाए, और जब नहीं मिले तो अधिकार को छीन के भी लेना चाहिए। आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना चाहिए। और राजस्थान की तो जहाँ महिलाओं की बात आती है, इनके अंदर हुनर की भी कमी नहीं, वीरता की कमी नहीं, शौर्य की भी कमी नहीं। और देश दुनिया में जिस तरीके से राजस्थान की नारी ने अपना परचम लहराया है, चाहे हाड़ा रानी की बात कर लें,
चाहे भक्ति की देवी मीरा की बात कर लें, कितने ही एक से बढ़कर एक उदाहरण है। ऐसा कोई फील्ड मौजूद नहीं है जिसमें भारत के और स्पेशली राजस्थान की महिलाओं ने नाम नहीं कमाया हो। जी। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप घूंघट में रखते हैं, ये आपके जो रिवाज है, जिस तरीके से घूंघट से भी यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो ये आपको सोचना है आप कितना रखते हैं। घूंघट से आशय सिर्फ बड़ों के प्रति मान सम्मान है। घूंघट से को इसके अलावा आप किसी नज़रिए से राजस्थान में देखा नहीं जाता। जैसे पहले कहा जाता था कि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके सामने चेहरा नहीं दिखाया करते घर की बहुएं वगैरह, वो था, उसके पीछे सोच ये थी कि वो उनके प्रति एक सम्मान का एक सूचक है वो जी। निश्चित रूप से आप अपनी सब परंपराओं का निर्वह करते हुए बाजी हाथ में लीजिए। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत इतने सारे अधिकार दिए गए हैं और नारी को सशक्त किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़, अब तो आरक्षण, महिलाओं को इसके अंदर काफ़ी बड़ा आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, अपने हक को पहचाने, अपने अधिकार को पहचाने और उसी ताकत के साथ में जो आप में भरी हुई है, जो ऊर्जा आपके अंदर मौजूद है, आप सिर्फ अपनी उस ऊर्जा का एहसास कर लीजिए। फिर देखिए आपका शहर बदलेगा, आपका गांव भी बदलेगा और देखते देखते ये हमारा हिंदुस्तान भी बदल जाएगा। जी।